नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सरस्वती कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के बारे में। इतिहास जो है, आपने देखा होगा इतिहास, आप दो तरीके का इतिहास पढ़ते हो। एक इतिहास पढ़ते हो आप भारत का और दूसरा पढ़ते हो आप विश्व का इतिहास। इतिहास दो तरीके का है हमारे पास, एक होता है विश्व का इतिहास और दूसरा होता है भारत का इतिहास। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इतिहास जो हम पढ़ते हैं वो इतिहास कई कई पार्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है, यानी बहुत सारे भाग में अलग अलग बटा होता है। तो वो जो अलग अलग भाग में इतिहास बटा होता है उसी भागों की हम इसमें क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। हम एक परिचय के रूप में पढ़ेंगे इतिहास को, यानी हम देखेंगे कि इतिहास का परिचय क्या होता है, यानी इतिहास अलग अलग पार्ट में कैसे कैसे डिवाइड होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास के बारे में। स्वागत है आपका सरस्वती कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इतिहास के कुछ अन्य तथ्य जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम विश्व का ना बात कर सबसे पहले हम भारत की बात करेंगे, विश्व की हम बाद में बात करेंगे। पहले हम भारत के इतिहास के बारे में बात करेंगे कि भारत का इतिहास कितने कितने पार्ट में डिवाइड है। भारत के इतिहास की जब हम बात करते हैं, यानी भारत के इतिहास की बात करते हैं, तो भारत में इतिहास बहुत पुराना है। सबसे पुराने अगर इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास को मोटे तौर पर तीन पार्ट में बांटा गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। यानी पहला क्या है, प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार ये प्रागैतिहासिक काल होता क्या है, यानी प्रागैतिहासिक काल क्या होता है और प्रागैतिहासिक काल किस तरीके से कितने पार्ट में डिवाइड है। भारतीय इतिहास तीन पार्ट में डिवाइड है, ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल। ये तीन अलग अलग पार्ट है। प्रागैतिहासिक काल को भी हम तीन पार्ट में बांटते हैं। पहला पार्ट है आपका पूरा पाषाण। क्या है, प्रागैतिहासिक काल का जो पहला पार्ट है वो है पूरा पाषाण काल, जिसका समय है 5 लाख से लेकर 50,000 ईस्वी पूर्व तक। कब से कब तक है, 5 लाख से 50,000 ईस्वी पूर्व तक पूरा पाषाण काल देखा जाता है। उसके बाद प्रागैतिहासिक काल का दूसरा चरण है आपका मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल की बात करें तो यह 8,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व का दौर है। और प्रागैतिहासिक काल का तीसरा पार्ट जो है उसे हम बोलते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल को हम 4,000 ईसा पूर्व से लेकर 2,500 ईसा पूर्व तक क्या करते हैं, बांटते हैं। इस तरीके से प्रागैतिहासिक काल वो काल था जब ज्यादातर मनुष्य पत्थरों के औजार वगैरह का इस्तेमाल करता था और शिकार और थोड़ा बहुत कृषि पर आधारित था। इसी को हम प्रागैतिहासिक काल मानते हैं और इसे हम तीन पार्ट में बांटते हैं भारतीय इतिहास में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। 5 लाख से 50,000 पूरा पाषाण, 8,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व मध्य पाषाण और नवपाषाण 4,000 ईसा पूर्व से लेकर 2,500 ईसा पूर्व तक बटा है। ये भारत में आद्य ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल की क्या होती है, बात होती है। दूसरा जो है उसे हम बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। इसे बोलते हैं हम आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल को हम दो भाग में बांटते हैं। एक बांटते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, पहला इसे बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, और दूसरा होता है ये वैदिक युग। पहला क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता, और दूसरा है वैदिक युग। सिंधु घाटी सभ्यता की जब हम बात करते हैं तो ये 2,500 ईसा पूर्व से लेकर 1,500 ईसा पूर्व तक क्या हुई है, विकसित थी। यानी 2,500 ईसा पूर्व से लेकर 1,500 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता भारत में अस्तित्व में रही। इसी सभ्यता से कहते हैं कि भारतीय जो भी है, भारत की सभ्यता और भारत में जो भी चीजों का विकास है वो इसी सभ्यता से हुआ। उसके बाद जब हम बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल के पार्ट 2 की, तो वो है वैदिक सभ्यता। क्या है, वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता 1,500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। कितनी, 1,500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक क्या है, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जब भी हम वैदिक सभ्यता की बात करते हैं इसे दो पार्ट में बांटा जाता है, एक ऋग्वैदिक सभ्यता और दूसरी है उत्तर वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता वो है भारत में जब आर्यों का आगमन हुआ और उसके बाद वेदों वगैरह की रचना हुई। तो सबसे पहला वेद जो था हमारा ऋग्वेद था, इसलिए इसका कालखंड अलग ही है। वैदिक युग का 1,500 से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल है, और उसके बाद उत्तर वैदिक काल जो है वो 1,000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये कौन सी सभ्यता है, ये वैदिक सभ्यता है। यानी आद्य ऐतिहासिक काल को दो पार्ट में बांटा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता।
वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, ये दो पार्ट में हम क्या करते हैं, इसे डिवाइड करते हैं। अब जब हम भारतीय इतिहास के पार्ट 3 पर आते हैं तो इसे बोलते हैं ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल। तो आगे हम क्या करेंगे, ऐतिहासिक काल की। तो अब तक हमने इस वीडियो के अंदर भारत के इतिहास के प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में अच्छे से देखा। अब हम इसमें आगे देखने वाले हैं जो तीसरा है। ये पहला था आपका प्रागैतिहासिक काल, दूसरा था आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को हम अच्छे से डिफाइन करेंगे। ऐतिहासिक काल को हम 4 भागों में बांटते हैं। जो ऐतिहासिक काल है उसे हम 4 भागों में बांटते हैं। इस वीडियो को आप 12th के स्टूडेंट भी अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यूपीएससी के और कई स्टूडेंट जो हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं वो इनको अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ऐतिहासिक काल के बारे में। ऐतिहासिक काल का पहला काल है प्राचीन काल, यानी प्राचीन भारत। यानी ऐतिहासिक काल में सबसे पहले आता है प्राचीन भारत, दूसरा आता है मध्यकालीन भारत, तीसरा आता है आधुनिक भारत, और ये हम अलग से बात करेंगे। इसकी 4 लिख लेते हैं इसे। आधुनिक विश्व, इसकी हम अलग से बात करेंगे। तो प्राचीन भारत जो है वो 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक है। मध्यकालीन भारत जो है वो 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक है, और आधुनिक भारत जो है वो 1707 से लेकर 1964 तक है। तो इस तरीके से हम भारत ऐतिहासिक काल को, मेनली भारतीय जो ऐतिहासिक काल है, उसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक भारत। ठीक है, यानी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो आइए शुरू करते हैं विस्तार से प्राचीन भारत के बारे में, कि प्राचीन भारत को कितने पार्ट में बांटा जाता है। यानी जो प्राचीन भारत का इतिहास हम अध्ययन करते हैं उसे हम कितने पार्ट में मिलाकर अध्ययन अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहला है महाजनपद का काल, यानी सबसे पहला क्या आता है, महाजनपद का काल आता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपद हुआ करते थे भारत में। कुल मिलाकर 16 महाजनपद थे, जिनके बारे में हम प्राचीन भारत में सबसे पहले क्या करते हैं, पढ़ते हैं। फिर आता है मगध का साम्राज्य, यानी दूसरा पार्ट में क्या आता है, मगध साम्राज्य आता है। मगध यानी आज का बिहार, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से मगध साम्राज्य कैसे कैसे विकसित हुआ। मगध साम्राज्य जो है वो 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक लगातार फला फूला और बहुत तेजी से क्या हुआ, विस्तृत हुआ। फिर प्राचीन भारत में आता है मौर्य साम्राज्य। ये प्राचीन भारत का बहुत महत्वपूर्ण साम्राज्य है। इसने संपूर्ण भारत को एकत्रित किया और संपूर्ण भारत को, अखंड भारत का निर्माण किया। ये 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक चलता है। इस दौरान कुछ और भी थे, जैसे संगम काल, चेर, पांड्य, चोल, ये सब दक्षिण भारत में थे। जब हम दक्षिण के इतिहास में थोड़ा नजर दौड़ाएंगे तब हम बात करेंगे। फिर आता है मौर्योत्तर काल, यानी जब मौर्य साम्राज्य विघटित हो गया तो मौर्योत्तर काल क्या था। मौर्योत्तर काल करीब 184 से लेकर 313 करीब कहा जाता है कि ईस्वी तक चला। फिर आता है गुप्ता साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य जो है वो 319 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक चला। फिर उसके बाद आता है हर्षवर्धन का काल। तो इस तरीके से अलग अलग कालखंड है। पहला काल का था महाजनपद का काल, मगध, मौर्य साम्राज्य। फिर आता है चौथा मौर्य उत्तर काल। फिर आता है गुप्ता साम्राज्य। फिर आता है छठा हर्षवर्धन काल। हर्षवर्धन काल ईसा पूर्व, मतलब प्राचीन भारत का एक तरीके से अंत माना जाता है हर्षवर्धन के काल को, जो 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक क्या होता है, चलता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं ऐतिहासिक काल जो है उसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत को हम इसमें देख रहे हैं कि प्राचीन भारत में महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन काल, ये सभी मिलाकर प्राचीन भारत का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। आगे हम अगली बार अभी देखने वाले हैं कि मध्यकालीन भारत जो है, जो मध्यकालीन भारत है वो कैसे भारत में क्या करता है, विकास विस्तार करता है। तो अब तक हमने प्राचीन भारत के बारे में देखा कि प्राचीन भारत में कौन कौन सी चीजें हैं। अब हम मध्यकालीन भारत के बारे में बात करेंगे कि जो ऐतिहासिक काल है भारतीय इतिहास का, उसमें प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और आधुनिक विश्व जो है उसमें हम मध्यकालीन भारत के बारे में बात करेंगे, जिसका कालखंड है 712 से लेकर 1707 तक। यानी जब मुस्लिम आते हैं भारत में, 712 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पहला मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम भारत आया था, और 1707 में आपको पता ही है औरंगजेब की मृत्यु होती है। तो ये हम मध्यकालीन भारत का कालखंड मानते हैं। मध्यकालीन भारत को हम 2 पार्ट में बांटते हैं। मध्यकालीन जो भारत है उसे हम 2 पार्ट में अलग अलग क्या करते हैं, बांटते हैं। मध्यकालीन भारत को पहला बोलते हैं पूर्व मध्यकालीन भारत, पूर्व मध्यकालीन भारत बोलते हैं इसे।
जो 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक था। जो पूर्व मध्यकालीन भारत था वो 8वीं से 12वीं शताब्दी तक है, और उत्तर मध्यकालीन भारत जो है वो 12वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक है। इसे हम उत्तर मध्यकालीन भारत बोलते हैं। तो चलिए बात करते हैं पूर्व मध्यकालीन भारत में कौन कौन थे। पूर्व मध्यकालीन भारत को भी हम 3 भाग में बांटते हैं, 1 2 3, यानी पूर्व मध्यकालीन भारत को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। उत्तर भारत में कौन से लोग थे, दक्कन में कौन से इस समय लोग थे, और दक्षिण भारत में कौन से लोग थे। यानी जो भारत का हिस्सा है, ये जो भारत है, भारत का ये जो दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ पर इस तरीके से बात करें तो पूरी तरह ये जो दक्षिण वाला एरिया यहाँ पर कौन थे, ये दक्कन वाला एरिया यहाँ कौन थे, और पूरे उत्तरी भारत में कौन से लोग थे। यानी इन चीजों के बारे में, तीनों के बारे में इसमें क्या करने वाले, बात करने वाले हैं। उत्तर भारत में इस समय राजपूत थे। राजपूत कौन थे, पाल, गुजर, प्रतिहार, ये राजपूतों के वंश थे। कहां पर, उत्तर भारत में शासन करते थे। और दक्कन में इस समय चालुक्य, पल्लव और राजपूत वंश थे। यानी जब हम पूर्व मध्यकालीन भारत में दक्कन की बात करते हैं तो इस समय चालुक्य, पल्लव और राजपूत मौजूद थे। उसके बाद जब हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो इसमें चेर, पांड्य, चोल और शाही चोल वंश जो 9वीं से 12वीं शताब्दी तक थे, ये कहां पर थे, ये पूर्व मध्यकालीन भारत में दक्षिण के अंदर क्या थे, मौजूद थे। जब हम उत्तर मध्यकालीन भारत की बात करते हैं तो उत्तर मध्यकालीन भारत 12वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक चलता है। कब तक चलता है, 12वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक उत्तर मध्यकालीन भारत चलता है। उत्तर मध्यकालीन भारत में ऐसी अगर हम देखें तो उत्तर भारत में कौन से लोग थे, उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत थी, फिर चौहान वंश आया और फिर मुगल वंश आया। उसके बाद दक्कन की बात करते तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य आया। और जब हम दक्षिण भारत की बात करते हैं, दक्षिण भारत की बात करते हैं तो चोल, देवगिरी के यादव, और उसके बाद वारंगल के कात्यायी, और उसके बाद अगर हम बात करें तो द्वार समुद्र के होशल, ये कभी क्या है, ये सभी दक्षिण भारत के इस समय क्या थे, लोग थे। यानी दक्षिण भारत में भी इस समय कई तरह के वंश मौजूद थे। इस तरीके से हमने मध्यकालीन भारत को 2 पार्ट में बांटा, एक पूर्व मध्यकालीन भारत और दूसरा क्या है, उत्तर मध्यकालीन भारत। आगे हम आधुनिक भारत के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। तो भारतीय इतिहास के विषय में हम 3 प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये सब चीजें हम देख रहे थे। और उसके बाद हम क्या बात करते हैं, ऐतिहासिक काल को हम 4 पार्ट में बांटते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और आधुनिक विश्व। हम इसमें से प्राचीन भारत के बारे में बात कर चुके हैं, हम इसमें से मध्यकालीन भारत के बारे में बात कर चुके हैं, हम इसमें से आधुनिक भारत के बारे में अब बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने इसमें अब तक 2 चीजें डिस्कस कर ली हैं, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत। आधुनिक भारत हमारा काफी एक तरीके से विस्तृत स्तर पर हम इसे, मतलब बहुत ज्यादा विस्तार से हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। आधुनिक भारत का जो कालखंड है वो 1707 से लेकर 1964 तक है। कब तक है, 1707 से लेकर 1964 तक है, क्या है, आधुनिक भारत। तो चलिए आधुनिक भारत की सैर पर चलते हैं। आधुनिक भारत का जो पहला पॉइंट है वो है हमारा यूरोपियन कंपनियों का आगमन। यूरोपियन कंपनियों का आगमन, यानी यूरोप जिस देश ने हमें गुलाम बनाया उन कंपनियों का कैसे कैसे आगमन हुआ, यानी किस तरीके से यूरोपीय कंपनियां हमारे देश में क्या हुई, आई। इसका हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य का विघटन और नवीन राज्य, यानी नए जो क्षेत्रीय राज्य थे उनका कैसे कैसे क्या हुआ, उदय हुआ। आधुनिक भारत में हम तीसरा पॉइंट जो पढ़ने वाले हैं वो है अंग्रेजों की भारत विजय। जो अंग्रेजों ने भारत की विजय की उस पर उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े, कर्नाटक युद्ध लड़ा, बंगाल में प्लासी और बक्सर का युद्ध लड़ा, उसके बाद मैसूर युद्ध, मराठा संघ समाप्त कर दिया उन्होंने, पंजाब का अधिग्रहण कर लिया। तो पूरे भारत पर उन्होंने कैसे कैसे नियंत्रण किया ये हम देखेंगे। चौथा पॉइंट है दासता और बंधन। किस प्रकार से अंग्रेजों ने हमें, हमारी जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हमारा शोषण किया। उसके बाद हमारा एक 1857 का रिवोल्ट यानी विद्रोह भी होता है। उसके बाद हम 5वां जो चीजें पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले हम राष्ट्रवादी जागरण, यानी जो हमारे देश में राष्ट्रवादी नेताओं ने कुछ हमारे देश में सुधार करना शुरू कर दिए। छठा हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता संग्राम की गतिशीलता, और 7वां जो है वो आजादी के बाद भारत में तत्कालीन क्या समस्याएं। तो चलिए आधुनिक भारत जो 1707 से लेकर 1964 तक है, इसे हम आधुनिक भारत के बारे में पढ़ते हैं। कई लोग ये भी बोलते हैं कि आधुनिक भारत जो है तो हमारा वो 1757 यानी प्लासी के युद्ध से लेकर 1947 यानी आजादी तक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो हम थोड़ा पहले से अध्ययन करते हैं और थोड़ा बाद तक हम जाते हैं ताकि हमें इतिहास की अच्छी समझ क्या हो पाए।
तो चलिए शुरू करते हैं आधुनिक भारत के बारे में। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट जो है वो यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यानी हम पहला पॉइंट जो आधुनिक भारत के बारे में बात करते हैं वो है यूरोप की कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहली कंपनी थी पुर्तगाल। कौन सी थी? पुर्तगाल। आप सब जानते होंगे वास्को डी गामा सबसे पहले गोवा के कालिकट द्वीप पर आया था। दूसरी कंपनी थी डच जो 1602 में आए। तीसरे थे अंग्रेज 1608 में आए और यही अंत तक टिके रहे। डेनिस जो 1616 में आए और फ्रेंच जो 1664 में आए। अंग्रेजों ने इन सभी कंपनियों को हरा दिया, यानी पुर्तगाली, डच, डेनिस, फ्रेंच सभी को धीरे धीरे हराते चले गए और आखिरकार अकेले हमारे देश पर शासन करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। मुगल साम्राज्य जो अंग्रेजों से पहले हमारे देश में मुगल साम्राज्य था। मुगल साम्राज्य की जब हम बात करते तो मुगल साम्राज्य के विषय में हम किसी और वीडियो में विस्तार से देखेंगे। वैसे 1526 से लेकर 1707 तक मुगल साम्राज्य का महत्वपूर्ण काल माना जाता है। वैसे तो उनके आखिरी राजा बहादुर शाह जफर 1857 के विद्रोह में खत्म हुए, लेकिन यह महत्वपूर्ण काल माना जाता है। मुगल साम्राज्य का जब विघटन हो गया तो बहुत सारे भारत में क्षेत्रीय राज्य उदय होकर सामने आए, जिससे अगर हम बात करें तो बंगाल था, अवध था, हैदराबाद था और कर्नाटक था। ये क्षेत्रीय राज्य भारत में क्या हुए? उदय होकर सामने आए। आधुनिक भारत में तीसरी चीज हमें क्या पढ़नी होती है? अंग्रेजों की भारत विजय, यानी अंग्रेजों ने भारत में विजय कैसे की, अंग्रेजों ने कैसे भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। इसको लेकर उन्होंने कई सारे वॉर लड़े, यानी कई सारी लड़ाइयों को क्या किया? लड़ा। जैसे कर्नाटका युद्ध जो 1744 से लेकर 1763 तक चला। बंगाल में प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये सबसे ज्यादा निर्णायक युद्ध माना जाता है अंग्रेजों के लिए, भारत के लिए। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल अपने नियंत्रण में ले लिया और बक्सर के युद्ध के बाद पूरा उत्तर भारत का उन्हें दीवानी राइट क्या हो गए? मिल गए, यानी प्रॉपर्टी के राइट्स उन्हें मिल गए। मैसूर युद्ध जो टीपू सुल्तान वगैरह और जो दक्षिण भारत में जो दिक्कतें थी उन्होंने मैसूर युद्ध के पश्चात वो भी क्या कर लिया? नियंत्रण में ले लिया। मराठा जो भारत में एक दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण शक्ति थे वो भी उनको भी हराया। पंजाब पर भी अधिग्रहण कर लिया। इस तरीके से अंग्रेजों ने अपनी विजय करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण युद्धों को क्या किया? लड़ा। उसके बाद आता दासता का बंधन, यानी दासता का बंधन कैसे अंग्रेजों ने हमारा इन सारे चीजों को करने के बाद अंग्रेजों ने हम पर नियंत्रण कर लिया और उसके बाद उन्होंने हमें दास बना लिया। ठीक है, तो हम अंग्रेजों ने हमारा क्या किया? सामाजिक शोषण किया, आर्थिक शोषण किया, राजनीतिक अपनी नीतियां लगाते थे और हम पर शोषण करते थे। यानी देश भी हमारा, संसाधन भी हमारे, नीतियां उनकी और शोषण हमारा, इस तरीके की काम वो करते थे। इस शोषण से परेशान होकर एक बार 1857 में विद्रोह हुआ था, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोलते हैं। वो अलग बात है कि हम सफल नहीं हो पाए, उस दौरान कई तरह के रीजंस थे जिससे हम सफल नहीं हुए। पांचवा है राष्ट्रवादी जागरण। इतनी सारी चीजें होने के बाद अंग्रेज जब हमारा लगातार शोषण कर रहे थे, हम एक स्वतंत्रता संग्राम भी लड़ चुके, उसके बाद हमने देखा कि हमारे देश में कुछ ऐसे लोग थे जो ये समझ गए कि अगर अंग्रेजों को यहां से भेजना है तो सबसे पहले हमें अपने अंदर क्या करना पड़ेगा? सुधार करना पड़ेगा। उसको लेकर पहले सामाजिक सुधार, राजा राम मोहन राय, बहुत सारे लोग इसके अंदर आते हैं, स्वामी विवेकानंद, जिन लोगों ने सामाजिक सुधार किए। राजनीतिक संस्थाओं की सुधार हुआ और इसी दौरान 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस को अंग्रेजों ने एज ए अपने सेफ्टी वल्व के लिए बनाया था। उन्होंने सोचा कि कुछ जो आंदोलन कर रहे हैं, जो सुधार कर रहे हैं, उन्हें हम कांग्रेस में शामिल कर लेंगे तो भारत में आंदोलन रुक जाएंगे। लेकिन ये बोला जाता है कि सेफ्टी वल्व, जो कांग्रेस नाम का सेफ्टी वल्व था, ये अंग्रेजों के सर पे ही जा फूटा। छठी चीज हम बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम की गतिशीलता, यानी जो भारत में आजादी की लड़ाई थी वो गतिशील, यानी धीरे धीरे किस प्रकार से आगे बढ़ी। इस दौरान अगर हम बात करते हैं तो पहले आंदोलन नरम दल के हाथ में था, फिर गरम दल के हाथ में चला गया। उसी दौरान गांधी का भी आगमन हुआ। भारत में गांधी का आगमन 1915 में होता है और 1916 के पश्चात वो क्या करते हैं? भारत में आंदोलन क्या करते हैं? शुरू करते हैं। उसके बाद हम आखिरी चीज पढ़ते हैं कि 1947 में भारत आजाद तो हो गया, लेकिन क्या भारतीय इतिहास यहीं समाप्त होता है? नहीं। भारत में कुछ तत्कालीन समस्या थी, जैसे विभाजन, आर्थिक विकास करना, भारत जब आजाद होने के पश्चात भारत की विदेश नीति कैसी होगी और गुट निरपेक्षता की नीति कैसी होगी। ये भारत में क्या है? आधुनिक भारत के इतिहास को क्या करता है? दिखाता है। तो अब तक हम भारत के इतिहास में देख चुके हैं कि जो ऐतिहासिक काल है उसे हम प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और हमने आधुनिक भारत भी अच्छे से देखा। अब हम आगे देखने वाले हैं विश्व इतिहास के बारे में, जो 14वीं से लेकर 1950 तक हम क्या करेंगे? देखेंगे। विश्व इतिहास भारतीय इतिहास का हिस्सा ना होकर भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं विश्व इतिहास से भारत हमेशा से जुड़ा रहा है, चाहे वर्ल्ड वॉर हुआ, चाहे औद्योगिक क्रांति हुई, क्योंकि 16वीं शताब्दी में ही अंग्रेजों ने, यानी जो यूरोपियंस थे, वो हमारे देश में क्या करते हैं? आगमन कर लेते हैं।
उसी दौरान जब भारत में आगमन कर लेते हैं 16वीं शताब्दी में, तो कहीं ना कहीं उनका असर हमारे देश पर भी क्या होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी क्या होता है, दिखता है। तो जब भी हम आधुनिक भारत के बारे में बात करते हैं तो आधुनिक भारत में क्या क्या पढ़ना होता है हमें, 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक हमें पढ़ना होता है, जिसमें पुनर्जागरण यानी आधुनिक विश्व का एक तरीके से शुरुआत और आधुनिक विश्व के प्रस्थान यहीं से शुरू हुआ था। पहला हम क्या पढ़ते हैं 14वीं से 16वीं शताब्दी में, जिसमें आधुनिक विश्व की शुरुआत, आधुनिक इतिहास की शुरुआत हुई, पुनर्जागरण हुआ। उसके बाद हुआ दूसरा धर्म सुधार हुआ, इसके अंदर किस प्रकार से धार्मिक सुधार हुए और धार्मिक सुधार व्यवस्थाएं क्या विकसित हुई, यानी इस दौरान किस प्रकार से ईसाई धर्म में सुधार कैसे कैसे आए। नई भौगोलिक क्षेत्रों की खोज हुई, जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। उसके बाद भारत में वास्को डी गामा आया। बहुत सारे नए नए क्षेत्रों की इस समय खोज हुई। आधुनिक विश्व का पहला चरण है 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक। दूसरा चरण है आपका, हम पढ़ते हैं 1750 से लेकर 1900 तक पढ़ते हैं, जिस दौरान औद्योगिक क्रांति हुई, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ। प्रारंभ कहां से हुआ औद्योगिक क्रांति? इंग्लैंड से। कहां से शुरू हुआ? इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है, फिर अन्य देशों में फैली। इस दौरान अमेरिकाई क्रांति भी हुई। अमेरिकाई क्रांति कब होती है? 1776 में। और विश्व में सबसे पहला और प्रथम आधुनिक कह लो कि गणतांत्रिक देश क्या हुआ, बनकर तैयार हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देशों में से क्या माना जाता है, आज भी एक माना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 में और मानवाधिकार वगैरह की घोषणा हुई। जैसे फ्रांसीसी क्रांति का क्या नारा था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। राष्ट्रवाद का उभार हुआ, जिसमें जर्मनी और इटली का एकीकरण क्या हुआ। ये चीजें हमें 1750 से लेकर 1900 तक का क्या दिखता है, आधुनिक विश्व के इतिहास में नजर आती है। अगर हम आगे चले आधुनिक विश्व के इतिहास में, तो ये तीसरा चरण है। कौन सा चरण है? तीसरा चरण, जिसमें 1900 से लेकर 1950 यानी 50 सालों की चीजें हम देखते हैं। जिसमें हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 तक। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस की संधि हुई 1919 में। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 1920 में। ये कह लो कि ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये कोई दूसरा विश्व युद्ध ना हो, इसलिए ये स्थापना की गई थी 1920 में। लीग ऑफ द नेशंस भी बोलते हैं। उसके बाद रशियन रेवोल्यूशन हुआ 1917 में हुआ, जो साम्यवादी गणराज्य की नींव रखता है। आगे चलकर ये यूएसएसआर का निर्माण करेगा, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिकन, यानी साम्यवादी गणराज्य की स्थापना करेगा। दो विश्व के युद्ध के मध्य कहा जाता है, दो विश्व युद्ध जो हुए थे, जैसे कि 1914 से लेकर 18 तक पहला विश्व युद्ध चला और 1939 से लेकर 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। तो इसके बीच का जो कालखंड था वो भी हम इसी के अंदर पढ़ते हैं, जिसमें कि वाइमर गणराज्य यानी नाजीवाद का उदय हुआ जर्मनी में, जिसका उदय हिटलर करता है। फांसीवाद का उदय हुआ, जिसका उदय मुसोलिनी इटली में करता है। और स्पेन का गृह युद्ध भी हुआ, और इसी समय महामंदी का दौर भी चला था। ठीक है ना, इस समय एक तरीके से महामंदी का दौर भी इसी समय क्या हुआ था, आया था। तो ये सब चीजें हमें दोनों विश्व युद्ध के मध्य होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि 1939 से 45 तक दूसरा विश्व युद्ध होता है, और दूसरा विश्व युद्ध बहुत ज्यादा भयानक है। ये इतिहास का सबसे भयानक युद्धों में से क्या माना जाता है, एक माना जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस प्रकार से जो आधुनिक विश्व का इतिहास है, इसमें 14वीं से 16वीं शताब्दी, 1950 से 1900 तक, और 1900 से लेकर 1950 तक हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो इतिहास, जिसके हम बार बार देखते हैं कि इतिहास एक परिचय, आज हमने ये देखा कि इतिहास में जो हम पढ़ते हैं, इतिहास कोई छोटा मोटा विषय या छोटा मोटा तर्क नहीं है। लोग अक्सर बोलते हैं इतिहास पढ़ना, लेकिन इतिहास एक बहुत, अगर कायदे से पढ़ा जाए, उसे नियम अनुसार पढ़ा जाए, तो बहुत ही ज्यादा एक तरीके से पर्टिकुलर, बहुत अच्छे से क्या है, उसको अलग अलग क्रम में बांट कर हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इस तरीके से अगर नियमानुसार, क्रम के अनुसार इतिहास कोई पढ़े, तो इतिहास बहुत ही ज्यादा आसान और बहुत ही ज्यादा इजीली उसे क्या कर सकता है, वो पढ़ सकता है। तो हमने देखा कि फिर किस प्रकार से भारत का इतिहास है, जो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। फिर हमने अलग अलग इनके बारे में डिफाइन किया। फिर देखा आधुनिक भारत कैसा है, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत, आधुनिक विश्व क्या है। इन सभी चीजों के बारे में हमने क्या किया, देखा। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और बताएं कि इतिहास कैसे कैसे एक महत्वपूर्ण पहलू क्या करता है, पेश करता है। थैंक यू।